टुडे वी विल स्टार्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर। जो लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर्स के बारे में समझेंगे और एंड देन आफ्टर ऑब्वियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स और पोलराइजेशन पे भी जाना है आगे। सो कैपेसिटर्स जो हमने सीखा है ये अभी भी मतलब उसको आगे ले ही जाना है कैपेसिटर्स को, लेकिन जस्ट बिफोर दैट कि मतलब हम कैपेसिटर्स को आगे स्टडी करें ओके डिटेल में, उसके पहले हम ये जो टॉपिक हमारा जो मैंने स्किप किया था, मैंने बोला था उसको हम कंप्लीट अप करेंगे। तो हमारे पास आज का टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो जनरली चैप्टर 1 से ही कंडक्टर्स और इंसुलेटर, क्लियर, वाहक और अवाहक। सो कंडक्टर हम किसको बोलते हैं कि जो सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, जो कंडक्टर्स में सब्सटेंस के अंदर मूव कर सकते हैं इजीली, आसानी से मूव कर सकते हैं इनसाइड अ कंडक्टर और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम कंडक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है जो फ्रीली मूव कर सके सब्सटेंस के अंदर। तो ऐसे सब्सटेंस जो है उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। तो हमारे पास जो है वो कंडक्टर्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडीज़ करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर क्या होता है। तो हम पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू जाएंगे, उस एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ने के बाद उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर्स के ये सब पॉइंट्स है जो हमें खास इंपॉर्टेंटली पता होने चाहिए कि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी कुछ भी बन सकता है, तो अगर उसको आपको स्टडी किया है सही ढंग से तो आप उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर मतलब कि स्टेडी सिचुएशन की बात है। ये कंडक्टर जो है वो स्टेडी कंडीशन में होना चाहिए, ये एक स्टेडी सिचुएशन होनी चाहिए। उस सिचुएशन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज जो रेस्ट पे होते हैं, विद्युत भार जो स्थिर होते हैं, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो हमारा जो ब्रांच है स्टार्टिंग में अभी पहला चैप्टर और सेकेंड चैप्टर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही है कि जब विद्युत भार स्थिर होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे होते हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो कंडक्टर में चार्ज रेस्ट पे होने चाहिए, क्लियर है। सो हम एग्जांपल में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैंने ऐसा लिया है कि एक कोई भी कंडक्टर लेता हूँ, मेटालिक कंडक्टर, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम बाहर से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लगाएंगे उसके ऊपर, उससे क्या इफेक्ट हो सकती है, या तो फिर आप उस कंडक्टर के ऊपर चार्ज जो डालेंगे विद्युत भार, तो उससे उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगी, क्या क्या चीज़ें होगी, उसको स्टडी करना है। तो उसी चीज़ के थ्रू हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर क्या है, क्लियर है। तो मेरे पास यहाँ पे एक मेटालिक कंडक्टर है, ये मेरा, क्लियर है। अब इस मेटालिक कंडक्टर के पास पर्टिकुलर ऑब्वियस है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, जिसमें से पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो लैटाइस पे, मतलब वो न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से बाउंड रहते हैं, सो वो मूव नहीं कर सकते, दे आर नॉट फ्रीली टू मूव। जबकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो आसानी से कंडक्टर के अंदर मूव कर सकते हैं, कंडक्टर के बाहर नहीं जा सकते लेकिन कंडक्टर के इनसाइड मूव कर सकते हैं अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई किया जाए, देन इट विल स्टार्ट टू मूव, ओके। तो मेरे पास जो कंडक्टर है उसके ऊपर मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, बाहर से एक विद्युत क्षेत्र उसके ऊपर लगाया गया है, ई डैश, जिसको मैं बोलूँगा ई डैश। ई डैश मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर है। फिगर को भी खास ध्यान से देखिएगा ताकि इसके थ्रू जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे वो भी हमें पता चल जाए। तो अब जैसे ही इस कंडक्टर के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, द इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। उस फोर्स की वजह से उसको मूव करना पड़ेगा, दे हैव्स टू मूव इट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सब नेगेटिव चार्ज जो है मूव करना स्टार्ट करेंगे, और ये सब नेगेटिव चार्ज पर्टिकुलर किसी एक पोर्शन पे एक एंड के ऊपर आके जमा हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। तो अब मैंने जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं वो आसानी से मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगेंस्ट डायरेक्शन में,
क्लियर है, एंड दे विल सेटल डाउन, वो उस तरफ जाके सेटल डाउन हो जाएंगे और पीछे रह जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। इसको दूसरी तरीके से भी सीखा जाता है, क्लियर है, एक्चुअल में कि हम कोर्स में इस तरह से सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगेगा जिसकी वजह से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। फाइन, ये हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है नेगेटिव आयंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे। फाइन, जबकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसलिए भी मूव कर रहे हैं ताकि पर्टिकुलर इस फील्ड के सामने वो एक और फील्ड जनरेट कर सके जो इस एक्सटर्नल फील्ड को काटे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डू नॉट लाइक टू मूव अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन को पसंद नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर मूव करना, क्लियर है, वो रैंडमली मूव कर सकते हैं। मीन्स आपको मैं बताऊं कि जब कंडक्टर के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कीगी तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन स्टेडी है या स्थिर है, दे आर मूविंग विथ सम टेम्परेचर होने की वजह से, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी होने की वजह से वो उस एनर्जी के हिसाब से रैंडम मोशन करते रहते हैं थ्रू आउट द कंडक्टर, इनसाइड दैट कंडक्टर, बट फिर भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। वाई? क्योंकि ये जो रैंडम मोशन है वो इस तरह से जनरेट होता है कि दैट स्टिल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर के अंदर जीरो ही रहती है। सो दैट्स वे इट कैन बी अंडरस्टैंड ऑल्सो कि ऐसा नहीं है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तभी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। इवन द टेम्परेचर होने की वजह से थर्मल एनर्जी उनके पास होगी, उस थर्मल एनर्जी की वजह से दे आर परफॉर्मिंग रैंडम मोशन, वो सब रैंडम मोशन करते रहते हैं। और ये रैंडम मोशन इस तरह से होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर के अंदर, इनसाइड दैट कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। दैट्स व्हाई यू वांट गेट द करंट, जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत प्रवाह उत्पन्न नहीं होगा। ये आगे का है। तो मैंने जैसे बोला कि दूसरा रीज़न ये भी है, हम ये भी समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसी डायरेक्शन में ही मूव करेंगे कि ताकि वो भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करे सामने जो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कट करे, जिसकी वजह से उनको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के थ्रू मूव ना होना पड़े। तो अब सब नेगेटिव चार्ज जो है इस तरफ आ जाएंगे, क्लियर, और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ रह जाएंगे। तो अब पॉजिटिव से वापस नेगेटिव की तरफ इनसाइड द कंडक्टर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी, क्लियर है। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की है ई डैश, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को मूव करके ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जाना पड़ा, पॉजिटिव चार्ज पीछे रह गए, क्लियर है। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, विद्युत स्थितिमान तफावत उत्पन्न हो चुका है, जिसकी वजह से अब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी जिसको मैंने ई डबल डैश बोला है, ई डबल डैश, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन ये है ई डैश। अब ये तब तक मूव होते रहते हैं जब तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी सेटअप ना हो जाए इसके बराबर। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव तब तक करते रहेंगे जब तक वो उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न ना कर ले जितनी उसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है। और जैसे ही वो ऐसा कर लेगा कि ई डैश के सामने ई डबल डैश इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, समान मूल्य की विरुद्ध दिशा में उत्पन्न कर लेगा, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसल आउट कर देगा इनसाइड द कंडक्टर। अब कंडक्टर के इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो हो जाएगी, क्लियर है। सो दिस सिचुएशन विल अराइज। जब तक वो ई डबल डैश ई डैश के बराबर नहीं होता वो हमेशा ऐसा ही कोशिश करेगा कि ई डबल डैश ई डैश के बराबर हो जाए, क्लियर है। ये ई डबल डैश किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो मूव हुए हैं और जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत स्थितिमान तफावत उत्पन्न हो चुका है, उसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है और ये इसके बराबर जनरेट करेंगे, क्लियर है। तो सेकंड भाषा मैंने जो बताया कि मतलब सेकंड समझिए, अगर कंडक्टर के अंदर उसके अंदर बिहेवियर इलेक्ट्रॉन का ऐसा होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने एक और इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करते हैं, जनरेट करते हैं, क्लियर है, जो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसल आउट करे। और ये जो चार्ज इधर उत्पन्न हुए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको हम इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। जबकि नो डाउट कंडक्टर के पास पॉजिटिव नेगेटिव ये चार्ज पहले से ही थे, लेकिन ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड थे कि कंडक्टर जो है न्यूट्रल कहलाता था। क्या कहलाता था, न्यूट्रल। इस कंडीशन में भी कंडक्टर न्यूट्रल ही है क्योंकि टोटल नेट चार्ज जो है पॉजिटिव और नेगेटिव सेम होंगे। नेट चार्ज अभी भी कंडक्टर का जीरो ही है क्योंकि जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव चार्ज अभी भी है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होल्ड करता है।
विद्युत भार संरक्षण का नियम कि नीदर यू कैन क्रिएट और जनरेट अ चार्ज पार्टिकल और यू डिस्ट्रॉय अ चार्ज पार्टिकल। आप ना तो विद्युत भार कहीं से उत्पन्न कर सकते हैं ना कहीं पे उसका नष्ट कर सकते हैं। सो दैट्स द थिंग्स आर देयर। तो हमने ये समझा कि हाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इलेक्ट्रॉन पहली भाषा में टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में समझे तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होगा और वो इस डायरेक्शन में जाएंगे। एंड देन आफ्टर हमने देखा कि इसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गए हैं, पोलराइज हो गए हैं और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। क्लियर है? सो ये भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ही कह सकते हैं, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ई डबल डैश। और वो पर्टिकुलर कितनी हो जाएगी? जब तक वो ई डैश के बराबर नहीं हो जाती तब तक चार्ज पार्टिकल इस तरफ जाते रहेंगे। और जैसे ही ये कंडीशन अचीव कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेडी सिचुएशन। क्या बोलते हैं? स्टेडी सिचुएशन। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर्स। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर्स। क्लियर है? चार्ज इज पोलराइज्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0 है। क्लियर है? तो उसके हिसाब से तो अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर बन गया है जिसके ऊपर मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी, इवन दो आप एक्सटर्नल चार्जेस भी पुट अप कर सकते हैं, सेम चीज़ होने वाली है। चार्जेस रखें तब भी ऐसा ही होने वाला है, या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तब भी ऐसा ही होने वाला है। तो अब ये बन गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर। ओके है? फाइन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर जो हमने पढ़ा है उसके पॉइंट्स कि मतलब हमने जो भी सीखा है ना उसी के बारे में है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर किसको बोला जाएगा, उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, ये उसके गुण धर्म है, प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर है तो उसके अंदर ये चीज़ कंपलसरी है। क्लियर है? तो उसी के पॉइंट्स हैं। सो पहला पॉइंट हमारे पास है अ स्टेडी इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस। मैंने वापस लिखा है स्लाइटली इनसाइड ऑफ कंडक्टर। तो पहला पॉइंट जो समझा रहा हूं कि स्टेडी इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब नियमित स्थिर विद्युत भार वितरण हो जाएगा। स्टेडी इलेक्ट्रिक चार्ज सरफेस पे टेक्स्ट बुक में लिखा जाता है ऑन सरफेस। क्लियर है? लेकिन एग्जैक्ट सरफेस पे नहीं होता, ये चार्ज थोड़े स्लाइटली इनसाइड द सरफेस होते हैं। क्लियर है? क्योंकि सरफेस पे उसका पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस का मैक्सिमम होता है। दे कैन नॉट कम आउट फ्रॉम द सरफेस। वो सरफेस से बाहर जो चार्ज इंड्यूस हुए हैं वो सीधे ऐसे जा नहीं सकते। क्लियर है? सो स्लाइटली चार्जेस जो हैं ये इनसाइड दी सरफेस होंगे एट अंडर द 1 एटॉमिक स्केल। 1 एटॉमिक स्केल के इनसाइड में ही ये सरफेस पे चार्ज रिसाइड करेंगे, वही रहेंगे। मतलब एक स्टेडी इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सरफेस के ऊपर, ऐसा हम कहेंगे। इस सरफेस के ऊपर क्लियर नियमित तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज वितरित हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्लियर है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर है, तब की सिचुएशन है, ये स्टेडी कंडीशन के लिए है। तो पहला पॉइंट यही बोल रहा है अ स्टेडी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस इंड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। मैं जबकि बोल रहा हूँ सरफेस के अंदर ध्यान से कि स्लाइटली इनसाइड 1 एटॉमिक स्केल के लिए। क्लियर है? ऑफ अ कंडक्टर। और इंड्यूस चार्ज मैंने बोला है, ये जो चार्ज आए हैं दैट इज इंड्यूस, प्रेरित हुए हैं। वही चार्ज प्रेरित होके सरफेस के पास स्लाइटली लिटिल बिट इनसाइड द सरफेस ये नियमित तरह से वितरित हो जाएंगे। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फाइन। सेकेंड पॉइंट, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर मतलब स्टेडी कंडीशन की बात है। फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ऑलवेज 0 ही होता है। कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह पे 0 ही होगा फॉर अ कंडीशन। ये कंडीशन है, इसी से हम कंडक्टर के बारे में मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी है कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 0 वट एवर हैपन्स, कुछ भी हो जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इज ऑलवेज 0, हमेशा 0 रहेगी। विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 ही होगा फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर। क्लियर है? फाइन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रिक चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0 होना चाहिए।
ये फिक्स है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक चार्ज भी ज़ीरो ही होना चाहिए। वाई? क्योंकि ये गाउस एप्लीकेशन के हिसाब से है, गाउस लॉ के हिसाब से है कि गाउस लॉ सिंपली यही बोलता है कि भाई अगर आपके पास आपको E इक्वल्स टू ज़ीरो मिल रहा है, इट मीन्स कि आपका नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। Then only the electric field can be a zero. First chapter, last application, Gauss application, spherical surface जो लिया था, inside electric field zero थी। क्यों? क्योंकि inside net charge zero था। तो ये हमेशा फिक्स है कि अगर मैं यहाँ पे Gaussian surface लूँगा, क्लियर है, तो इसके अंदर कोई भी नेट चार्ज टोटल मार हो जाएंगे, प्लस और माइनस कैंसिल आउट कर देंगे। क्या गाउसियन सरफेस यहाँ से लेके ये मैंने ऐसा लिया, ये मेरा गाउसियन सरफेस है, तो अब ये गाउसियन सरफेस में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल रही है, इसका मतलब ऑब्वियस है नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो है, और नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो है इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो ही है। सो इट्स अ गाउस लॉ। तो गाउस लॉ के हिसाब से हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स हैं कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो है, यहाँ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो है इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो ही है फॉर अ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर। तो ये तो हमें दो समझ में आया, क्लियर है। सेकंड पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट काफ़ी एक दूसरे के से रिलेट है, अगर एक जीरो है तो दूसरा ऑटोमेटिकली जीरो ही है, क्लियर है। तो सेकंड को जीरो बोल रहे हैं तो थर्ड जीरो है, थर्ड जीरो है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली सेकंड भी जीरो है। और ये पॉइंट्स हमने समझे हैं कि किस तरह से हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर ही ऐसा होता है कि जब उसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए तो वो हमेशा पर्टिकुलर ऐसी तरह से मोशन करेगा कि उसके सामने वो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करे जो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने फाइट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और उसको कैंसिल आउट करेगा। तो जब तक ये कैंसिल आउट नहीं करता तब तक वो अपना मोशन चालू रखता है, क्लियर है। एज इट कैंसिल आउट, जैसे ही E इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा ना, चार्ज एट रेस्ट, अब वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट कर सकते हैं, इजीली स्टेडी रह सकते हैं, क्लियर है, फाइन। चौथा पॉइंट है, एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। अब ये पॉइंट जो है बहुत बड़ा है, तो इसमें रूल्स है, क्लियर है, कि अगर सरफेस के ऊपर जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस सरफेसिस को कहीं से भी परपेंडिकुलर ही रहनी चाहिए, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है यूँ, ये क्लियर, इफ़ यू सी द कर्व्स, क्लियर, तो ये सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर मतलब लंब ही होनी चाहिए, 90 डिग्री पे सरफेस पे होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा सर? तो अगर पर्टिकुलर सरफेस के साथ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये एग्जैक्ट 90 डिग्री पे नहीं है सरफेस को, सो दैट मीन्स समवट एंगल के साथ है। तो समवट एंगल मतलब दो कंपोनेंट आपके जनरेट हो जाएंगे, पैरेलल और परपेंडिकुलर, दो कंपोनेंट है। तो पैरेलल कंपोनेंट जो है वो चार्जेस को वापस मूव कराएंगे, इस चार्जेस को वो वापस मोशन में ला देंगे, क्लियर। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर नहीं है, वापस चार्ज रेस्ट पे नहीं है, क्लियर है। सो इट मीन्स कंपलसरी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके ऊपर होती है सरफेस पे वो हमेशा उसको परपेंडिकुलर ही होती है, 90 डिग्री। नो पैरेलल कंपोनेंट, कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा, मतलब समांतर घटक नहीं होगा, लंब घटक ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर लंब ही रहेगी सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर, एवरी पॉइंट, कीप इन माइंड, क्लियर है। तो अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे सब पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स जो एरिया वेक्टर होगा आपका मेटालिक सरफेस का, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पैरेलल होगी, क्लियर है। ये भी हमने चैप्टर 1 में देखा है कि अगर मेरे पास कोई स्फेरिकल सेल है जिसमें चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्लियर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेंडमली आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, क्लियर है। लेकिन ये सब 90 डिग्री पे होनी चाहिए, ये सरफेस को सब तरफ से वो 90 डिग्री पे है क्योंकि चार्ज स्टेडी है, क्लियर है। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर है। तो जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर है दैट मीन्स उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलरली इनवर्ड या परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जाएगी। परपेंडिकुलर आउटवर्ड, अगर पॉजिटिव चार्ज है सरफेस पे तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जाएगी, नेगेटिव चार्ज है परपेंडिकुलरली इनवर्ड आएगी,
कीप इन माइंड। क्लियर है? तो फोर्थ पॉइंट हमें यही बताता है कि चार्ज कंडक्टर, जो कंडक्टर चार्ज अप है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्टेडी सिचुएशन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके हर एक सरफेस के पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्लियर? पॉइंट नंबर 5 जो हमें पोटेंशियल के ऊपर ले जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पर्टिकुलर जो भी एक्सटर्नल अप्लाई किए हैं वो हमें पता है, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो जब मैं पर्टिकुलर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेशन के बारे में बता रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, और यहाँ कहीं पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। नो। क्लियर है? सो देयर आर सम केसेस, क्लियर, कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं है, और यहाँ पे कहीं पे ऐसे भी केसेस है जहाँ पे पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। आपको वो वापस याद करना है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होता। क्लियर? और कहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। जो आपने पढ़ा है आप मेरे को पर्टिकुलर कमेंट सेक्शन में या पर्टिकुलर मेरे को व्हाट्सएप थ्रू आप आंसर भेज सकते हैं एग्जांपल के थ्रू कि सर एग्जांपल में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 है लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होता। सेकेंड एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, ये उसका एग्जाम्पल है। सो जस्ट गिव मी द आंसर, आप मुझे उसका आंसर जरूर दीजिएगा। सो यहाँ पे आपको इसमें से भी आइडिया आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट यही बता रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द वॉल्यूम। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर है तो उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कीमत सब जगह पे समान अचड़ होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कीमत, विद्युत स्थितिमान की कीमत सब जगह पे कांस्टेंट मतलब अचड़ ही रहेगी। इट विल बी सेम एट एवरी पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पे जितना है उतना ही यहाँ पे होगा, इतना ही यहाँ पे, एवरीवेयर हर एक पॉइंट पे आप कंसिडर करें सब जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू सेम टू सेम होगी। और ये अनसाइड भी सब जगह पे मतलब सेम है। ये भी हम गाउस एप्लीकेशंस में देख सकते हैं कि गाउस एप्लीकेशन में स्फीरिकल स्फीयर जो था उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। क्लियर है? तो सेकंड चैप्टर में हमने स्टडी किया है कि जब स्फीरिकल सेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन V जो है पर्टिकुलर कितना होता है, जितना सरफेस पे होता है उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड दैट स्फीरिकल सेल होता है, कांस्टेंट रहता है। जो सरफेस पे है वही इनसाइड है। दैट मीन्स वी हैव स्टडीड दिस वन कि एक स्फीरिकल सेल लिया मैंने, R रेडियस, क्लियर है, E मेरे पास यहाँ पे जो है KQ इफ चार्ज इज Q बाय R स्क्वायर, क्लियर है। सो V जो है दैट इज KQ बाय R, ये सभी पॉइंट के ऊपर है, क्लियर। लेकिन इनसाइड, तो इनसाइड भी KQ बाय R ही है पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। सरफेस पे जितना है उतना ही इनसाइड भी है। तो ये पॉइंट यही बता रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है पूरे कद के दौरान। इसके पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सब जगह पे सेम होगी। तो इसके लिए भी सब जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। और इसी समय ये पता चलता है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समस्थितिमान पृष्ठ है इक्विपोटेंशियल, और इक्विपोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है। 4 और 5 दोनों वही बता रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है मतलब ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्लियर है। और अगर ये सरफेस इक्विपोटेंशियल है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो जैसे मैंने बताया सेकंड एंड थर्ड पॉइंट एक दूसरे को वाइसा वर्सा है। नेट चार्ज 0 है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज 0 होगा। सेम 4 और 5 भी कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है थ्रू आउट दैट सरफेस मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसका मतलब ऐसे सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और ऐसे सरफेस को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है सो दैट मीन्स ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस होना चाहिए। सिंपल 4 एंड 5th पॉइंट, क्लियर है। सो दैट ऑल पॉइंट्स आर देयर। ये इसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर मतलब स्टेडी कंडक्टर्स, स्टेडी चार्ज कंडक्टर्स के बारे में है ये, क्लियर है।
फिर भी आपको किसी भी पॉइंट्स में या कोई भी चीज़ में दिक्कत हो, सो यू कैन स्टिल फॉरवर्ड योर क्वेश्चन टू मी थ्रू व्हाट्सअप या थ्रू कमेंट सेक्शन के थ्रू, बराबर है। बाकी आई थिंक सो यू माइट अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि ये सब चीज़ें जो हमें बेटरली समझ में आ जानी चाहिए, और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर के बारे में आपको ईजिली आइडिया आ जाएगा। इसके रिलेटेड अब मतलब कोई भी क्वेश्चन है दैट यू कैन ईजिली आंसर इट थ्रू MCQ या कुछ भी है चीज़ें, क्लियर है। और ये पॉइंट्स जो है इजीली आप ग्रैब कर सकते हैं, पॉइंट दिमाग में लेके चल सकते हैं। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर 0 है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर 0 है, क्लियर है। स्टेडी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है सरफेस के ऊपर स्लाइटली इनसाइड, क्लियर है। एंड द फोर्थ पॉइंट पर्टिकुलर जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर में सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर रहती है, और ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब ऐसा हुआ कि इस कंडक्टर के पूरे पोर्शन में हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की कीमत सेम टू सेम होगी, जो सरफेस पे है वही इनसाइड भी होगा, क्लियर है। सो दिस आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर्स। अब हमारे पास एक छोटा सा जो है उसके थ्रू ही उसमें से हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, क्लियर है, जिसको मैं आगे पर्टिकुलर फैराडे खींच के थ्रू भी ले जाऊंगा। सो इसको हम समझ लेते हैं, जो छोटा सा पोर्शन है। तो अब ऐसा है कि मेरे पास वापस एक कंडक्टर है, लेकिन इस कंडक्टर में थोड़ा सिचुएशन लिया है, ये रिंग जैसा लिया है पोर्शन, ये पूरा कंडक्टर वाला पार्ट इतना है, ये क्लियर है, इतना कंडक्टर है, ये इसके अंदर खाली जगह है, होलो कैविटी, क्लियर है। तो अब ऐसे सिचुएशन वाले कंडक्टर्स को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं या उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं एक्सटर्नल, क्लियर, तो क्या सिचुएशन होगी, क्लियर है। सो यहाँ पे मेरे पास सॉलिड कंडक्टर था ये पूरा, क्लियर है, ये कैविटी वाला है, दैट मीन्स आपके पास स्फीयर है जिसमें आपने बीच में एक होल कर दिया है, जिसमें बीच में खाली जगह हो गई है, सो कैविटी है इसके पास। सो व्हाट विल हैपन, सेम थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। बिना सोचे समझे टेंशन लिए बिना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0, दैट्स वी नो, क्लियर है, फाइन। अब इनसाइड की बात आती है। सो इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, क्लियर है, it is 0 inside that cavity. It's also compulsory rules are there, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शील्डिंग, क्योंकि इसमें चार्जेस जो सरफेस पे इंड्यूस होंगे, क्लियर है, चार्जेस जो सरफेस पे इंड्यूस होंगे, तो मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है तो इसके आउटर सरफेस के ऊपर समवॉट इधर पॉजिटिव चार्ज जमा हो गए हैं एंड ओवर दिस साइड नेगेटिव चार्ज जमा हो गए हैं, क्लियर है, आउटर सरफेस की बात कर रहा हूँ। सो दैट मीन्स आउटसाइड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर, बट इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। और इधर इनसाइड जो है दैट मीन्स दे विल कैंसल आउट ईच अदर्स, क्लियर है, they will cancel out the inside the electric field as it is. So inside that cavity electric field also must be a 0. cavity के inside भी electric field हमेशा 0 ही होगी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है जिसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक चार्ज भी 0 ही हो जाएगा। सो दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज इस तरफ इंड्यूस हुए हैं, तो अगर वो नेगेटिव इसको वॉमिट अप करके इधर निकालेगा, नेगेटिव चार्ज इस तरफ इंड्यूस हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ होगा, वापस आप इसमें नेट चार्ज समेशन लोगे इनसाइड अ कैविटी गाउस एप्लीकेशन के थ्रू, तो आपको मैंने जैसे बताया कि नेट चार्ज जो है 0 आ जाएगा, और नेट चार्ज 0 आ जाएगा इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 ही हो जाएगी, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्जेस हैं, सो ओवर दैट सरफेस वो नेगेटिव चार्ज वॉमिट होकर इस तरफ आ जाएंगे, और इधर नेगेटिव चार्जेस हैं तो पॉजिटिव चार्ज वॉमिट आउट होकर इधर आ जाएंगे। अब पॉजिटिव नेगेटिव समेशन करेंगे, नेट चार्ज 0 और नेट चार्ज 0 है, दैट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 ही है इनसाइड दैट कैविटी, क्लियर है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो फैराडे केज, माइकल फैराडे केज, कि आप अगर किसी मेटालिक केज मतलब पिंजरा, लोहे के पिंजरे के अंदर है और उसके ऊपर कितनी भी लाइटनिंग गिरे मतलब बिजली गिरती रहे, आप इनसाइड सेफ हैं, आपको कुछ भी होगा नहीं, क्योंकि आप
इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के अंदर है। सो दैट मीन्स जो भी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज आएंगे, वो उसके सरफेस पे ही होते हुए ग्राउंड में चले जाएंगे विदाउट हार्मिंग यू, आपको टच किए बिना भी। आपकी बुक में भी जैसा एग्जाम्पल है, और मैं आपको खुद बोलता हूँ कि मतलब अगर लाइटनिंग हो रहा है, हम बाहर हैं और बिजली गिर रही है, तो हमारे पास एक पेड़ है, बनियन ट्री, बहुत बड़ा सा पेड़ है, और एक तरफ कार है, क्लियर है। तो हम बिजली से बचने के लिए कहाँ जाएंगे? सम ऑफ द स्टूडेंट्स यूज टू आंसर द क्वेश्चन इस तरह से कि हम बहुत ऐसे पेड़ है उसके नीचे चले जाएंगे क्योंकि पेड़ जो है वुडन है, इंसुलेशन वाला है। नो, यू आर नॉट सेफ देयर, बिजली उसके ऊपर भी गिर सकती है। बट सम स्मार्ट स्टूडेंट्स ऑब्वियस है कि वो शायद ये सिलेक्ट ना करें। और दूसरा, आपके पास मेटालिक केज या मेटालिक कार है, क्लियर है। तो अगर आप कार के अंदर बैठ जाइए या मेटालिक केज के अंदर बैठ जाइए, पिंजरे के अंदर, क्लियर है, सम वॉट ऐसा मेटालिक पिंजरा है, उसके अंदर चले जाइए, यू विल बी सेफ। आपको इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगी, बिजली इसके ऊपर अगर गिरती भी है तो आपको अंदर ज़रा भी हार्म नहीं होगा, दैट इट विल सरफेस के ऊपर चार्ज होते हुए ग्राउंड में चले जाएंगे। एंड इनसाइड अ कार है तो कार भी इसी तरह से काम करेगी। आउटसाइड मेटालिक शील्डिंग के हिसाब से आप इनसाइड कैविटी हो जाएंगे और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगी, क्योंकि गाउस लॉ जो है वो टूटने नहीं देगा। द आंसर इज दैट फैराडे केज E इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये नेचर का नियम है, क्लियर है। इनसाइड दैट कंडक्टर्स कैविटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, सो दैट्स द रूल्स आर देयर। उसी को हमने मैथमेटिकली प्रूव भी किया है कि कैविटी के इनसाइड किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या हो सकता है, क्लियर है। और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे ढूंढ सकते हैं। तो अगर मान लें कि ये चार्ज जो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं सरफेस पे, वो Q इक्वल्स टू सिग्मा ds है। सिग्मा जो है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और ds हमने छोटा सा पार्ट कहीं पे भी ले सकते हैं, लाइक हियर, छोटा सा पोर्शन लिया है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो हमारे पास गाउस एप्लीकेशन के हिसाब से ऐसा रूल्स है, E डॉट ds डॉट समेशन ऑफ Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0, टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन 0 होना चाहिए। सो ऑब्वियसली E ds इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया एक दूसरे को पैरेलल होंगे, पॉइंट क्लियर है। तो कॉस 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन 0। सो नेट चार्ज मेरा अगर Q है, सो पुट इट Q देयर। Q की कीमत रखेंगे सिग्मा ds, क्लियर है। ds विल कैंसल आउट, E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कंडक्टर के, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। कीप इन माइंड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर 0 है, कंडक्टर के अंदर 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? आउटसाइड दैट कंडक्टर, आउटर साइड, क्लियर है। वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना है, सो यू कैन राइट दैन वेक्टर फॉर्म कि इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर फॉर्म मतलब डायरेक्शन के साथ। तो मेरा जो है E वेक्टर इक्वल्स टू आंसर आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 यूनिट वेक्टर n। यूनिट वेक्टर n मतलब ऐसा है कि अगर सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अलॉन्ग दैट पर्टिकुलर आउटवर्ड जाएगी, क्लियर है। जो यूनिट वेक्टर होगा उसी के डायरेक्शन में। सिग्मा पॉजिटिव है तो जो n वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है एकम सदिश है, उसी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फाइन। सिग्मा नेगेटिव है, सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव चार्जेस है, तो जो यूनिट वेक्टर है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्लियर है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर किसको बोलते हैं, उसमें क्या प्रॉपर्टी है, सब पॉइंट्स ये नॉर्म से यू कैन अंडरस्टैंड, ये क्राइटेरिया है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है जो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्शन के लिए होती ही है, कंडक्टर के लिए होता ही है, क्लियर है। उसी पे से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग देखा है, फैराडे केज है, आप वीडियो जाके देखिए, फैराडे केज लिख के फैराडे सूट भी आता है, क्लियर है। एग्जाम्पल देते जाऊँ आपको कि इन अ फॉरेन कंट्रीज़ जो लाइनमैन होते हैं, लाइनमैन दैट मीन्स जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है थ्रू केबल थ्रू, क्लियर है, तो उसको मंथली या पर्टिकुलर 2 to 3 मंथली जो है उसको अपडेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब क्लीन अप है या दूसरी कोई चीज़ें हैं तो उसको रिपेयरिंग वर्क चाहिए होता है। तो फॉरेन कंट्रीज़ में क्या है, ये लाइन अप मैन जो है वहाँ पे मतलब इंडस्ट्रियल एरिया अगर चल रहे हैं तो मतलब वो उसकी इलेक्ट्रिसिटी काटते नहीं हैं, पावर फ्लो
चालू रहता है और वो वायर के ऊपर चढ़ के काम करते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर उन्होंने फेराडे सूट पहना होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस सूट के इर्द गिर्द बाहर रहेगी। इनसाइड दैट फेराडे सूट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, सो दे विल नॉट हार्म देमसेल्फ, उनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट इज द फेराडे सूट्स आर देयर, फेराडे केज इज देयर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, अगर आप यूट्यूब पे जाके ये सब वीडियोस देखेंगे सो यू बेटरली अंडरस्टैंड कि कैविटी के इनसाइड ये नॉर्म जो है गाउस लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। थैंक यू वेरी मच। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।